नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। खबरों की शुरुआत करते हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई, जिसकी जानकारी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दी। वहीं आपको बता दें, इसमें 13 प्रस्तावों पर मोहर लगी और कैबिनेट बैठक में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जल जीवन मिशन के अंतर्गत समाहित करते हुए जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया तथा वर्ष 2017-18 से भारत सरकार द्वारा पाइप पेयजल योजना के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु मात्रा 15% धनराशि की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित पाइप पेयजल योजना में पूर्व से उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित पाइप पेयजल योजना के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु अपेक्षित बजटीय व्यवस्था राज्य वित्त आयोग राज्य बजट से कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। उक्त के दृष्टिगत पूर्व से निर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पाइप जलापूर्ति योजना के लिए संचालन हेतु अनुरक्षण नीति 2015 के स्थान पर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना के संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2024 के प्राख्यान पर माननीय मंत्रिपरिषद का आज अनुमोदन अपेक्षित था, वो अनुमोदन हो गया। अनुरक्षण कैसे होगा, तो उसका अनुरक्षण सालाना 4485 करोड़ रुपए उसमें खर्च होगा, जिसमें 1553 करोड़ रुपया विद्युत का और बाकी सब मैकेनिकल वगैरह 2229 करोड़ 4485 ये विशेष जो हमारी जो जल जीवन मिशन है इसके बाद कैसे चलेगा, तो इसके लिए ये सब योजनाएं आज उसके मंत्रिपरिषद में पारित हुआ है कि ग्रामीण और ये जल जीवन मिशन इसके अंतर्गत कैसे इनको पेमेंट होगा और इस सब विषय पर पूरी चर्चा हुई। जितना हमारी लगभग जितनी योजनाएं हैं 96/2024 राजस्व ग्रामों के पाइप पेयजल के माध्यम से जलापूर्ति किए जाने का कार्य प्रगति पर, इसमें 11,526 योजनाओं में से 22,935 गांव में कार्य पूर्ण हो चुका है। तो जिस गांव में कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जहां सुबह शाम पानी सप्लाई हो रहा है, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके बाकी काम के लिए आज वो हम लोग मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रति पर्यटकों का, क्या धार्मिक पर्यटकों अन्य पर्यटकों, उनकी आवक में निरंतरता के साथ वृद्धि हो रही है। जहां 2016-17 में लगभग 16 करोड़ पर्यटकों की आवक उत्तर प्रदेश में थी, उसके सापेक्ष वर्ष 2023 में 48 करोड़ पर्यटकों की आमद उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है और इस साल और काफी बढ़ने की संभावना है। और 2025 में हमारा कुंभ का आयोजन भी है। तो इसी के दृष्टिगत जो भी पर्यटक आए उनके लिए ठहरने की व्यवस्था और खान पीने की बेहतरीन व्यवस्थाएं संभव हो सकें, इसके दृष्टिगत जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के पर्यटक आवास गृह जो चल रहे थे, उसमें से तमाम आवास गृह उस स्थिति में हो गए हैं कि जीर्ण स्थिति में रिनोवेशन नहीं हो पाया, या तमाम आवास गृहों में चूंकि 87 से लगातार वहाँ की उनकी जो कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्तियों पर प्रतिबंध रहा है, तो ज़्यादातर रिटायर्ड हो गए या रिटायर्ड होने के कगार पे हैं। तो कर्मचारियों की कमी भी महसूस की जा रही थी और जीर्ण स्थिति चूंकि उनका रिनोवेशन नहीं हुआ या आधुनिक जिस तरह का आज के पर्यटक की आवश्यकता है उस स्थिति के पर्यटन भवन नहीं बचे हैं। इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने 98 में सरकार ने निर्णय लिया था कि ये निजी संविदा प्रबंधन पर निजी उद्यमियों को 5 साल के प्रबंधकीय संविदा पर दे दिए जाए। लखनऊ में बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती को एक बार फिर बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। बहन जी छठी बार इस पद को संभालेंगी, मगर बसपा की कमान
हाथ में लेने के साथ ही बहन जी के पास बसपा की खोई हुई जमीन वापस दिलाने की बड़ी चुनौती बढ़ चुकी है। देखिए रिपोर्ट। बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला, मायावती को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। एक बार फिर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी मायावती। जी, मायावती को छठी बार बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। वैसे तो ये पहले से ही तय था कि मायावती एक बार फिर से बसपा की कमान अपने हाथ में ही रखेंगी, मगर अटकलें लगाई जा रही थी कि वो अपने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती हैं, मगर ऐसा हुआ नहीं। कमान उन्होंने अपने हाथ ही रखी। दरअसल कांशीराम ने 18 सितंबर 2003 को मायावती को यह कमान सौंपी थी। तब से ही बसपा की कमान बसपा सुप्रीमो मायावती के हाथ ही है। ऐसे में छठी बार अपने आप को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की रणनीति मायावती ने पहले से ही तैयार कर ली थी। चलिए अब ये भी जान लीजिए मायावती के हाथ में कब कब ये कमान रही है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल वैसे तो 5 साल का होता है और इसी नियम के चलते मायावती साल 2004, 2009, साल 2014 और साल 2019 में निर्विरोध पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई और अब छठी बार भी ऐसा ही हुआ। वैसे आपको ये भी बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में बीएसपी को मिली करारी शिकस्त से पार्टी की सुप्रीमो मायावती अब उभरने की कोशिश कर रही हैं, जिसके चलते अब मायावती पार्टी संगठन में खामियों को दूर करने में जुट गई हैं और इसीलिए छठी बार उन्होंने कमान अपने हाथ रखी। वहीं दूसरी तरफ मायावती ने पार्टी संगठन में सेकंड लाइन तैयार करने के लिए युवा नेताओं को आगे लाने का भी फैसला किया है। इसके साथ ही बीएसपी कैडर वोट के सहारे यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में हर हाल में 2 से 3 सीटें जीतने की उन्होंने ठानी है, क्योंकि उपचुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर बीएसपी आक्रामक तरीके से दलित समाज के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश में है। बूथ से लेकर जिला स्तर तक कैसे कमेटियों का गठन किया जाएगा, इस पर भी रणनीति पर तवज्जो दी गई है। यानी मायावती अपने कैडर वोट को मजबूत कर एक बार फिर से बीजेपी और सपा को तगड़ी चुनौती देने की रणनीति बना चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या मायावती एक बार फिर से बीएसपी की खोई हुई साख को हासिल कर पाती है, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के किसानों पर दिए विवादित बयान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने जमकर निशाना साधा है। अजय राय ने कंगना को नशेड़ी बताते हुए कहा कि यह हमेशा से नशे में रहती हैं और नशे में ही वह किसानों को गाली भी देती हैं। दरअसल कंगना रनौत ने बयान दिया था कि किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं के साथ दुष्कर्म और उनकी हत्या की गई। कंगना रनौत के इस बयान ने पूरे देश के राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। बीजेपी ने जहां बयान से किनारा कर लिया तो वहीं विपक्ष लगातार कंगना के इस बयान पर हमलावर है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर केंद्र सरकार से तीखे सवाल भी पूछे और राफेल को बांग्लादेश की तरफ घुमाने की मांग भी की है। और पूरे बनारस के अंदर आपने पूरी यात्रा निकाली और सब भाजपा आरएसएस के लोग थे उसमें, और अराजकता आपने फैलाई उस दिन पूरी यात्रा निकाल के। मैं पूछना चाहता हूं यहां के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जी से कि ये बताइए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी कहां हैं, इसका भी जवाब दे दीजिए। हिंदुस्तान की जनता को, बनारस की जनता को जहां दोहरा चरित्र आप दिखा रहे हो, एक तरफ हिंदुत्व को बचाने की बात करते हो, हिंदुत्व की रक्षा करने की बात करते हो। कल योगी ने कहा, मैं जी कहना चाहूंगा कि शेख हसीना कहाँ है, इसको भी तो बताइए हिंदुस्तान की जनता से। बनारस की जनता जानना चाहती है। जितना बड़ा आपने पूरे भाजपा आरएसएस के मिल के यात्रा निकाली, ये काशी की जनता, देश की जनता को बताइए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को कहाँ आपने छिपा रखा है, ये भी हम सब लोग जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दोहरा चरित्र है। आप बड़ी बड़ी बात बोलते हो, राफेल आप लाए हो
चाइना पाकिस्तान को डरवाने के लिए राफेल आ गई और सब घबरा गए, तो बांग्लादेश की तरफ ही घुमाइए राफेल का मुंह चेहरा। क्यों रोक रखा है? केवल हिंदुत्व 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 कह के पोलराइजेशन की बात करते हो, आप रक्षा करने की बात नहीं करते हो। दोहरा चरित्र, और ये दोहरा चरित्र पूरे देश में हिंदू भी जान गया, मुसलमान भी जान गया, और पिछड़ा भी जान गया, अनुसूचित भी जान गया। ये दोहरा चरित्र बंद करिए, और जो आज देश की महंगाई, बेरोजगारी, जो भ्रष्टाचार, जो आज देश के ऊपर सबसे बड़ी चीज आ चुकी है, और जो माँ गंगा के लिए आए थे और माँ गंगा पर काम करने वाली संस्था को ही बंद कर दिया। ये भी बीएचयू में बीसी कौन है? गुजरात से आया हुआ आदमी है, गुजरात का आया हुआ बीसी है, और लगातार बीएचयू के ऊपर हमले हो रहे हैं। बीएचयू की संस्थाओं को, फैकल्टीज को बंद करते जा रहे हैं ये लोग। मेडिकल पूरी तरीके से बैठ गया। बरसात हो रही है ना, पूरे बनारस में पानी लग जा रहा है। जो हम बचपन में देखते थे उससे ज्यादा पानी अब लग रहा है। ये क्वेटो, अभी एक वीडियो आया बीएचयू के पास का, वहां का एक व्यक्ति वो नाले में उसके पूरे सीवर में घुस रहा है और उसका वीडियो वायरल हुआ। आप सोच सकते हैं कि ये नया जो काशी आपने बनाया, नया क्वेटो बनाया, उसका क्या हाल हो रखा है। काशी की जनता के सामने असलियत लाइए। मैं तो कहूंगा मोदी जी से कि अपने 10 साल जो अपने यहाँ सांसद रहे हैं, इसका श्वेत पत्र काशी की जनता के सामने जारी करिए। काशी की जनता को बताइए कि कहां पर और कितने आपने बनारस में काम किए, किसके लिए काम किया, और आप कितने बनारस के अंदर विकास करके बनारस को अच्छा बना दिया। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो वहीं अब चंपई सोरेन ने दिल्ली से लेकर झारखंड तक सियासत को गर्म कर दिया है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी एक और बड़ा दांव खेलने जा रही है और कोल्हान के टाइगर के नाम से मशहूर आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की पार्टी में एंट्री होने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। क्या है चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की पूरी स्क्रिप्ट? किस शर्त पर बनी चंपई की बात? तय हो गया चुनाव का मुद्दा। बीजेपी को चमकाएंगे चंपई। तो जैसे ही ये तस्वीर सामने आई तो सस्पेंस के बादल छटे और साफ हो गया कि चंपई अब भाजपाई हो गए। जी, अब ये साफ हो चुका है कि चंपई सोरेन के दिल्ली से रांची लौटने के बाद बीजेपी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को इस मिशन का जिम्मा सौंपा था। तभी तो रांची से लौटने के तुरंत बाद चंपई सोरेन सीधा दिल्ली पहुंचे, जहां असम के मुख्यमंत्री पहले से मौजूद थे। दिल्ली में एक बार फिर से चंपई सोरेन और हेमंत बिस्वा के बीच बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की औपचारिक घोषणा भी कर दी। जेएमएम से नाराज होकर अलग दल बनाने की इच्छा रख रहे चंपई सोरेन ने अब ऑफिशियली बीजेपी का दामन थाम लिया। इस खबर ने झारखंड के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हलचल पैदा कर दी। चंपई की बात बीजेपी से तो वैसे लंबे अरसे से चल रही थी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की अंदर की कहानी क्या है और किस शर्त पर चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया, चलिए अब उस पर भी बात कर लेते हैं। हमने पहले जब आए थे 18 तारीख को हमने अपना पोस्ट हम दे दिया था। पार्टी में हमसे सीनियर एक है जो स्वास्थ्य गुरु जी है, स्वास्थ्य खराब है, बोल नहीं पाते हैं, इसीलिए हमने कुछ नया अध्याय शुरू किया है। और नया अध्याय पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। पहले तो हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, समय का कमी और
झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। कोई भी कुछ कहे, हमने बड़ा संघर्ष किया है। हमारा इतिहास, हमारा संघर्ष झारखंड प्रदेश में आईना की तरह है। हम किसी का कोई भी कुछ कहे, उससे हमारा कोई उसको जवाब देने हम उचित नहीं समझते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का शामिल होंगे। दरअसल चंपई सोरेन, जो झारखंड में आदिवासी समुदाय के बड़े नेताओं में से एक हैं, हाल ही में जेएमएम के साथ अपने रिश्तों में खटास आने के संकेत दिए थे। जेएमएम के भीतर कई मुद्दों को लेकर उनके साथ असंतोष की खबरें उड़ रही थी। नया राजनीतिक सफर चुनने तक पर वो मजबूर हुए। वैसे तो पिछली दिल्ली यात्रा में भी संकेत मिल रहे थे कि चंपई बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था और ऊपर से जेएमएम ने उन्हें मनाने की कोई कोशिश नहीं की। बीजेपी के अलावा नेताओं ने चंपई सोरेन को लेकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया। दरअसल बीजेपी की रणनीति है कि आदिवासी वोटों को अपने पक्ष में मोड़ने में चंपई उनकी मदद करें। ऐसे में चंपई कितने मददगार साबित होंगे, ये भी एक सवाल है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये कि चंपई सोरेन की शर्त क्या है। सूत्रों की माने तो चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल होने के बदले कुछ महत्वपूर्ण आश्वासन भी दिए गए हैं। उन्हें झारखंड के कोल्हल रीजन की लगभग आधा दर्जन सीटों पर अपनी पसंद के आदिवासी चेहरों को टिकट देने का आश्वासन भी मिला है। खबर तो यही है। इसके साथ साथ प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान का प्रमुख चेहरा भी चंपई हो सकते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या चंपई सोरेन के नेतृत्व में चुनावी मुद्दे बुनाकर झारखंड विधानसभा चुनाव को बीजेपी जीतना चाहती है। चंपई सोरेन की मौजूदगी क्या आदिवासी वोट बैंक की गारंटी साबित होंगे? यानी चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की कहानी सिर्फ एक पार्टी बदलने की कहानी नहीं, बल्कि झारखंड के राजनीतिक समीकरण को बदलने की एक बड़ी कवायद भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या नई राजनीतिक जोड़ी के साथ झारखंड के चुनावी मैदान में चंपई कुछ करिश्मा बिखेर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने इसे नवन्ना अभियान नाम दिया है। इसे रोकने के लिए सरकार ने 6000 पुलिस जवान तैनात किए। हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया। वहीं रैली दोपहर करीब 12:45 पर शुरू हुई, लेकिन नवन्ना तक नहीं पहुंच सकी। इसकी वजह पुलिस की बैरिकेडिंग रही। कई रास्तों को बंद किया गया और ड्रोन से निगरानी की गई। अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमने देखा किस तरह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक जघन्य अपराध होता है, हमारी बहन, उनके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है और बलात्कार होता है। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगी। आज जब ममता बनर्जी तानाशाह, निर्ममता बनर्जी विफल रही कि कानून व्यवस्था मजबूत रहे, हमारी बहन, हमारी माताएं सुरक्षित रहें, वो विफल रही, तो ये बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो हमारे जो छात्र हैं, जो युवा हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि एक विपक्ष की सकारात्मक भूमिका क्या होती है, उसकी ताकत क्या होती है। हम सब जानते हैं कि इससे पहले भी
जब छात्र शांतिपूर्वक, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है कि प्रदर्शन करें, तो लूंगी वाहिनी, जो घुसपैठिए जिनका धर्म देख के टीएमसी का उनको सदस्य माना जाता है, पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी रहती है, चुप्पी साध देती है। और जहां हमारे डॉक्टर, युवा साथी, सारे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उस पूरे मंच को ध्वस्त कर दिया गया, हाथापाई की गई। और अब हम जो देख रहे हैं वही कार्य नबन्या अभियान जो है, वहां क्या हो रहा है? वहां फिर से पुलिस मुस्तैदी से खड़ी है, वाटर कैनन, डंडे चलाना, बल्कि बड़े बड़े कंटेनर लाए गए हैं। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों और बलात्कारों के विरोध में महिला हितों की आवाज बुलंद करने के लिए रुद्रपुर में महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण प्रदर्शन में प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ धामी सरकार की पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण व्यवहार किए जाने के विरोध में गुस्साई कांग्रेस ने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया। पार्टी कार्यालय में पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेता ने पुलिस के व्यवहार को अमानवीय बताते हुए कहा कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बढ़ते महिला अपराधों पर रोक लगाने में असफल साबित हुई। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी महिला विंग द्वारा उनके अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में रुद्रपुर में प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराधों के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया गया, जिसमें हमारी महिला अध्यक्ष को और उनके और पदाधिकारियों को पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक पीटा गया है, डंडों से मारा गया है, जिसकी फुटेज हमने आप लोगों के मोबाइल पर भी डाल दी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वो तत्काल इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा हम पूरी प्रदेश कांग्रेस को लेके एसएसपी रुद्रपुर के कार्यालय का घेराव करने का काम करेंगे। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एलजी कार्यालय का काम केवल झूठ बोलना और गुमराह करना है। पावर का किया जा रहा है गलत इस्तेमाल। सुनिए दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आखिर क्या कहा। मैं एलजी कार्यालय की पोल आप लोगों के सामने खोलने जा रहा हूं और सबूतों के आधार पर खोलूंगा। एलजी कार्यालय को निमंत्रण दे रहा हूं कि इसका जवाब दीजिए। अभी तक क्या था, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग ग्रुप ए की हो, साहब एनसीसीएस से नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, हम क्या करें, हम पोस्टिंग देना चाहते हैं, हम दे नहीं पा रहे। इसी अगस्त के 2 ऑर्डर मैं आपके सामने लेके आया हूं। 16 अगस्त 2024 का ये ऑर्डर है पीडब्ल्यूडी विभाग का। ये देखिए 16 अगस्त पीडब्ल्यूडी विभाग जो सीधा सरकार के अधीन आता है उसका ऑर्डर है, और इसके अंदर 7 ग्रुप ए ऑफिसर्स को पोस्टिंग दी है, ट्रांसफर नहीं किया। नए अफसर जो सीपीडब्ल्यूडी से आए हैं उनको पोस्टिंग दी है, जिसके बारे में अभी तक एलजी साहब कह रहे थे कि मेरे पास स्पेशलिस्ट तो आए हुए हैं, हम पोस्टिंग इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं है। आप सोचिए किस स्तर की भावना इन लोगों के मन में है कि डॉक्टरों की, स्पेशलिस्ट की नियुक्ति नहीं कर रहे अस्पतालों में, ताकि केजरीवाल जी को बदनाम कर सकें और लोगों को परेशान कर सकें। अब मेरे एलजी साहब से बहुत साधारण से 2 छोटी छोटी सवाल है, मैं उनसे रखना चाहता हूं। यदि ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकते थे और हो रहे हैं, तो एलजी कार्यालय ने दिल्ली को गुमराह क्यों किया? डॉक्टरों को पोस्ट करने के अंदर एलजी साहब को एनसीसीएस से चाहिए, और एससी को पोस्ट करने के लिए एलजी साहब को कुछ नहीं चाहिए। एलजी साहब दिल्ली वालों से माफी मांगे, उन्होंने दिल्ली को गुमराह किया। दूसरा, अगर एलजी साहब ये कहते हैं कि एलजी साहब जो कह रहे थे वो सही है,
ये जो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।